हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड फिज़िक्स का ये है लेसन नंबर 2। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टॉपिक पे हमने डिस्कस किए थे परावर्तन के नियम, और आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो आप लोगों की डेली लाइफ में कई बार आप अपना जो फेस देखते हैं उस मिरर पे ही देखते हैं। तो आज हम साइंस में इस मिरर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन बोल रही है, दर्पण कांच से बनी एक ऐसी संरचना है जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है, जिस कारण दर्पण की दूसरी सतह परावर्तक सतह की भांति कार्य करती है। ओकेजनली जब हम डेली लाइफ में किसी मिरर को या शीशे को या दर्पण को देखते हैं तो उसके पीछे एक जो बैकग्राउंड होता है वहाँ पर एक सिल्वर कलर से पेंटिंग होती है। उस पेंटिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट होकर हमको दिख जाती है। तो इस बेसिस पे जो दर्पण है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा समतल दर्पण, जिसको कि हम प्लेन मिरर भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ गोलीय दर्पण, जिसको हम स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। आ जाते हैं समतल दर्पण पे। तो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनकी सतह सपाट होती है समतल दर्पण कहलाते हैं। In other words, we can say that the mirrors having flat surface are called flat mirrors या plane mirrors. Okay? अब कुछ डायग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम समतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं। इससे पहले ये लाइंस हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है एक प्लेन मिरर में, इसे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु के आकार का तथा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी ही दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब ये लाइंस थोड़ी सी आपको टिपिकल लग रही होंगी, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली लाइन कह रही है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। यानी कि आपकी इमेज जो आपके मिरर पे बन रही है ये आपकी ओरिजिनल इमेज नहीं होती है। इट्स नॉट अ रियल इमेज, इट इज़ एन वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी इमेज होती है। आप शीशे के सामने खड़े हो, पीछे जो आपकी इमेज बन रही है वो एक्चुअल नहीं होती। आगे कहता है वस्तु के आकार का, यानी कि जितने बड़े साइज़ का ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर के सामने उसी सेम साइज़ का जो इमेज है वो दर्पण के पीछे यानी कि मिरर के पीछे बन जाती है। सपोज़ अगर आपकी हाइट 5 से 6 फीट है तो उसी सेम हाइट का ही इमेज आपकी उस दर्पण के पीछे बनेगी। आगे कह रहा है तथा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। सपोज़ आप अगर मिरर से 1 मीटर आगे खड़े हो तो आपकी जो इमेज है उस मिरर के 1 मीटर पीछे मिरर के अंदर की तरफ बनती है। यानी कि आप जितनी डिस्टेंस पर खड़े होगे मिरर के आगे उतनी डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी बनेगी। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। चलिए इस लाइन को भी कवर अप कर लेते हैं। पार्श्व परिवर्तित होने का मतलब है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो मिरर की इमेज बनने के टाइम पे राइट साइड में चला जाता है, और आपका जो राइट पोर्शन है वो मिरर के टाइम पे लेफ़्ट पोर्शन में चला जाता है। यानी कि आप जिस पोस्चर में खड़े हो आपका लेफ़्ट पोस्चर राइट में इन्वर्ट हो जाएगा और राइट पोस्चर लेफ़्ट डायरेक्शन में इन्वर्ट हो जाएगा इमेज बनने के बाद। ठीक है, अब हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए एक डायग्राम है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। इस डायग्राम में देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो साइड की जो शेडेड लाइंस हैं ये परावर्तक सतह को यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब सपोज़ मैंने राइट साइड में एक वर्ड लिया है पी, तो इसकी इमेज
मिरर के जस्ट बैक साइड में सेम डिस्टेंस पे बनेगी। आप देख सकते हैं राइट साइड वाला जो पी है और जो लेफ़्ट साइड वाला पी है, दोनों के बीच में जो मिरर है, मिरर से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है। बट एक जो मैंने लाइन बोली थी ना कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। देखिए पी का जो पार्ट लेफ़्ट साइड में था इमेज बनने के बाद वो राइट साइड में आ गया, और जो राइट साइड में था वो इमेज बनने के बाद लेफ़्ट साइड में आ गया। लेकिन इमेज यानी कि प्रतिबिंब उसी आकार का बना है, कोई परिवर्तन नहीं, वास्तविक नहीं है, आभासी है, क्योंकि ये दर्पण की पीछे बन रहा है और उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितने आगे दर्पण के वस्तु रखी हुई है। और साथ में इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज हो जा रही हैं, यानी कि लेफ़्ट वाली राइट हो जा रही है और राइट वाली लेफ़्ट हो जा रही है। आई थिंक आप लोगों को अब ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सेकंड कैटेगरी है दर्पण की। अभी तो हमने प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण पढ़ लिया। अब आपके सिलेबस में जो पूछा जाता है वो है गोलीय दर्पण। इसे हम इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मिरर्स हैविंग spherical surface are called spherical mirrors। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको गोलीय दर्पण के बारे में पता चल जाएगा। गोलीय दर्पण में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। गोला इन द सेंस एक 3D गोला, जैसे कि आप बॉल को देखते हो जो चारों तरफ से गोल होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कल, मैं वृत्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसी गोले से कोई भाग किनारे से काट कर हम अलग हटा लें, ठीक है, तो ये जो पार्ट मैंने डायग्राम में दिखाया गया है ये कुछ गोलीय दर्पण के जैसा दिखेगा। अब इसमें दो सतह हो रही हैं, एक गोले के अंदर की सतह है जिसको मैंने भीतरी सतह बोला, और एक गोले के बाहर की सतह है जिसको मैंने बाहरी सतह बोला है। और इस भीतरी और बाहरी सतह के आधार पे हम गोलीय दर्पण को आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आइए उन कैटेगरीज को देख लेते हैं भाई। तो कह रहा है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मैंने बोला ना, मैं बाहरी सरफेस यानी बाहरी सतह और आंतरिक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण को दो कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा। अब जो पहली कैटेगरी है उत्तल दर्पण। अब समझिए उत्तल दर्पण क्या होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ, कोई भी मिरर हो, कोई भी दर्पण हो, उसमें दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ जिस पे हम चांदी की पॉलिश करते हैं, और दूसरा उसके जस्ट पीछे का पृष्ठ होता है जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सकता है उस पॉलिश की वजह से, ठीक है। तो सपोज़ हमने जो गोलीय दर्पण लिया उसकी भीतरी सतह पर हमने पॉलिश कर दी, तो उसका जो अपोजिट पृष्ठ है यानी कि जो बाहरी पृष्ठ है वो परावर्तक हो गया, ठीक है। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक हो उसको हमने बोला है उत्तल दर्पण। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है ना। इट मीन्स एन स्फेरिकल मिरर हैविंग आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। इसके बाद सेकेंड वन इज अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। फिर से डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इस बार लास्ट डायग्राम में देखिए मैंने पॉलिश की सरफेस को अंदर रखा था, इस बार मैंने पॉलिश की हुई सरफेस को बाहर रखा है और भीतरी सरफेस को यानी कि भीतरी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाया है। तो इस केस में ऐसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी पृष्ठ परावर्तक हो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ मिरर हैविंग इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। तो आई विश आप लोगों को उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमने दर्पण तो पढ़ लिए, अब इनके आगे फर्दर स्टडी के लिए हमको कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी होगी, तो उन डेफिनेशंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दर्पण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को जान लेते हैं। तो जो पहली परिभाषा है ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है।
तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इन डायग्राम्स में देख लीजिए, मैंने इस बार दोनों डायग्राम बनाए हैं, एक अवतल दर्पण का जिसमें कि भीतरी पृष्ठ परावर्तक है और एक उत्तल दर्पण जिसमें बाहरी पृष्ठ परावर्तक है। ठीक है, और हमारी जो डेफिनेशन कह रही है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए M1 और M2 ये हमारे दर्पण के परावर्तक पृष्ठ हैं और इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा ये हमारा इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होगा, जिसको मैंने पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो पॉइंट P है यही हमारा दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है और इस पॉइंट P को ही हम ध्रुव बोलते हैं, यानी कि इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो ध्रुव है, ध्रुव P, इसे हम दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। तो ध्रुव को प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। सेकेंड डेफिनेशन इज वक्रता केंद्र। तो हम वक्रता केंद्र पे आते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। मैंने अभी लास्ट डायग्राम में बताया था। डायग्राम देखिए, ये एक हमारा स्फीयर है, एक गोला है और इस गोले से काट कर ही हमने एक पृष्ठ को निकाल लिया और जिसको हमने गोलीय दर्पण बोला। तो डेफिनेशन वही बोल रही है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किसी एक गोले का भाग है और इस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे और यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा गोला है। इस गोले का जो वक्रता केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है C, और इस गोले का ही M1 M2 यानी कि इतना जो परावर्तक सतह है M1 से लेकर M2 तक, इस भाग को काट कर हमने बना लिया है गोलीय दर्पण। तो हमको पता है कि ये जो M1 M2 गोलीय दर्पण है ये इस पूरे गोले का एक भाग है और इस गोले के केंद्र को ही हम इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बिंदु C है जो कि एक गोले का केंद्र है, यही इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। यानी कि हमारा जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है। अब देखिए, इस बार मैंने दो डायग्राम अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, ये मैंने एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर गोला बनाया हुआ है और इस गोले में M1 और M2 ये मैंने इतना भाग काट कर अलग कर दिया है और इसको बना दिया है गोलीय दर्पण। तो अब ये जो M1 M2 जो गोलीय दर्पण बना, ये निकला तो इस गोले से ही है ना। तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही इस दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो वही हमारी डेफिनेशन कह रही थी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप मैथ्स में अगर ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आपने वृत्त पढ़ा होगा और वृत्त में बताया जाता है कि वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र की जो दूरी होती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब हमारा जो ध्रुव P है, इस डायग्राम में देखें तो जो ध्रुव P है वो कहाँ पर है, हमारी परिधि पर ही तो है ना। और परिधि से जो वक्रता केंद्र है वो C, वो हमने मान लिया केंद्र है। तो परिधि से केंद्र की दूरी को अगर हम त्रिज्या बोल सकते हैं, वैसे ही ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी है जिसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई। इसलिए हमारी दूसरी डेफिनेशन जो कह रही है कि दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आई थिंक आप सब इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी भी पेंडिंग है, सो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्रेजेंट करूँगा। सो डोंट वरी स्टूडेंट, you will get the next video lesson of this topic very soon. Till then, stay home, stay safe and keep study. Thank you.